नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड लेक्चर में। और आज हम लोग बात करेंगे सॉल्वेंट इफ़ेक्ट्स और कई चीज़ों के बारे में। पहले हम लोग बात करते हैं सॉल्वेंट इफ़ेक्ट के बारे में। बेसिकली सॉल्वेंट इफ़ेक्ट क्या है? सॉल्वेंट इफ़ेक्ट हमको शो कर रहा है कि अगर मैं सॉल्वेंट को चेंज कर दूं या सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दूं तो मेरे लैम्डा की वैल्यू पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा है, अगर हम लोग सॉल्वेंट इफेक्ट को देखें पाई पाई स्टार ट्रांजिशन या सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में, तो दोनों में सेम ही होता है। लेकिन सिग्मा सिग्मा स्टार मैंने पहले ही बात करी थी पिछले टर्न पे कि इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई वी आर टेकिंग हेयर पाई पाई स्टार। और सिग्मा सिग्मा स्टार में भी सेम ही इफेक्ट होगा। तो आप अगर सेम यही स्ट्रक्चर बना दोगे सिग्मा सिग्मा स्टार के लिए तो वो भी चल जाएगी। तो मान लेते हैं ये मेरे पास दो एनर्जी स्टेट हैं, वन इज़ पाई एंड सेकंड वन इज़ पाई स्टार। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई है। ठीक है जी। हमको पता है पाई और पाई स्टार में से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पाई स्टार इज़ मोर पोलर, पाई स्टार ज़्यादा पोलर होगा। तो अगर मैं अपने सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ ज़्यादा पोलर होगी वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो यानी कि पाई स्टार इज़ मोर polar, that's why on increasing the polarity of solvent it get more stabilized मतलब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ज़्यादा कम होगी। इसकी भी कम होगी, पाई की भी, लेकिन पाई स्टार की ज़्यादा कम होगी। तो अगर मैं देखूं तो इन दोनों की एनर्जी कम होती है लेकिन पाई स्टार की एनर्जी में ज़्यादा डिक्रीज होता है। दैट्स वाई इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है वो घट जाता है, जो कि ई डैश है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, ई डैश जो है वो घट गया है ऑन इंक्रीजिंग द पोलैरिटी। तो आपको पता ही है E जो होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। दैट्स वाई अगर E की वैल्यू घट रही है तो लैम्डा डैश की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। यानी कि अगर एनर्जी घट रही है तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी। ये शो कर रहा है कि सॉल्वेंट अगर मैं पोलैरिटी बढ़ाऊंगा तो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर? ऐसे ही सेम सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन में भी अगर मैं पोलैरिटी बढ़ाऊंगा तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि लैम्डा किस तरफ शिफ्ट होगा? दैट शिफ्ट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट, है ना। मैंने पहले ही बात की थी, देयर इज अ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, सॉरी येलो, ऑरेंज और रेड। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो हम लोग उसको बोल देंगे रेड शिफ्ट, अगर वेवलेंथ घट रही है तो हम उसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। क्लियर? तो ये हुआ हमारा पाई पाई स्टार ट्रांजिशन। अब हम लोग बात करते हैं एन पाई स्टार और एन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर मैं एन और पाई स्टार को दो एनर्जी स्टेट्स मानता हूँ और देखता हूँ इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई है, तो एन और पाई स्टार में एन स्टेट इज मोर पोलर, दैट्स वाई इट ऑन इंक्रीजिंग द पोलैरिटी इट गेट मोर स्टेबलाइज, यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा घट जाएगी, जबकि पाई स्टार की एनर्जी उतनी नहीं घटेगी, है ना। मैं कंपैरेटिव बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा की वैल्यू घट जाएगी। दैट्स वाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू lambda dash is lower than lambda. It means it shows blue shift, decrease in the, है ना, it shows blue shift, यानी कि decrease in the lambda value। तो इसका मतलब है कि अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी में बढ़ाऊंगा तो n पाई स्टार में या n सिग्मा स्टार में लैम्डा की वैल्यू घट जाएगी। क्लियर? ये हुआ मेरा सॉल्वेंट इफेक्ट। अब मैं दूसरी चीज़ के बारे में बात करता हूँ। और भी कई सारी चीज़ें लैम्डा की वैल्यू पर इफेक्ट डालती हैं, है ना। एक और चीज़ होती है दैट थिंग इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड का नंबर। जैसे कि ये CH2 है और अगर ये ब्यूटाडाइन में क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। यहाँ पर सिंगल एक ही डबल बॉन्ड था, यहाँ क्या आ गए? दो डबल बॉन्ड आ गए जो कि अल्टरनेट हैं एक दूसरे से। इसका मतलब कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है। तो ब्यूटाडाइन कैसे बनेगा? 2 इथीन के मिलने से बनेगा, 2 इथीन्स के मिलने से बनेगा। और इथीन के अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखूं तो ये दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं,
वन इज़ होमो, अदर वन इज़ लूमो। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होगा तो इन दोनों के बीच में ही होगा। तो दो इथीन के मॉलिक्यूल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, चार, वो दो इथीन के ऑर्बिटल्स मिलेंगे और वो चार इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स बनाएंगे ब्यूटाडाईन में। तो इथीन की जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स होती है उनके बीच का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस फॉर एग्जांपल ई होता है। जब ये आपस में मिलेंगे तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये किस तरह से, जब ये नीचे वाले दोनों मिलेंगे तो या तो ये सीधे सीधे मिले, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, तो इट इज़ मोस्ट स्टेबल। या फिर ये ऊपर की तरफ रहे इनका लोब्स और इनकी लोब्स नीचे की तरफ रहे, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, ये हो गए। अब ये ऊपर वाले दोनों मिलेंगे, अगर ऊपर वाले दोनों मिलेंगे तो प्लस, या तो ये डायरेक्टली इस तरह से मिले प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, यानी कि इनके बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग रहेगी, है ना। या फिर चारों का डायरेक्शन अलग होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से ये चार ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसमें लेकिन यहाँ पर होमो कौन सा होगा, दैट इज होमो एंड दैट इज लूमो। इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस अगर मैं देखूँ, या होमो लूमो ना देखूँ, वैसे ही देखूँ, एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच का, घट गया है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जब एनर्जी डिफरेंस घटेगा तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, लैम्डा वैल्यू इंक्रीज। तो ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्जुगेशन लैम्डा वैल्यू increase. Why it increase? Because the energy difference between two orbitals will decrease. The energy difference between two electronic energy state is decrease. That's why lambda value increase, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, और ज़्यादा कॉन्जुगेशन बढ़ाएंगे तो ये एनर्जी डिफरेंस और कम हो जाएगा। इसी वजह से क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्जुगेशन। यहाँ पर हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया है लैम्डा मैक्स, है ना। व्हाट इज लैम्डा मैक्स? लैम्डा मैक्स इज द दैट वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शोन। भाई हम यूवी विजिबल लाइट किसी मॉलिक्यूल पे डाल रहे हैं तो वो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, लेकिन वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखा है उस वेवलेंथ को हम लोग बोलेंगे लैम्डा मैक्सिमम। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं इनका कंसोलिडेशन में। एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट होता क्या है, ये हमारी एक पीक मिल रही है, एक, है ना, दैट इज अ ग्राफ बिटवीन लैम्डा मैक्सिमम एंड एप्सिलॉन। तो हमको ये पीक मिल रही है, ये इंटेंसिटी को शो कर रहा है, ये वेवलेंथ को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस पीक में चार तरह से शिफ्ट हो सकता है। या तो ये पीक आगे की तरफ शिफ्ट हो, आगे की तरफ यानी कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाए। कैसे बढ़ती है हम लोगों ने अभी पढ़ा, कई सारी चीज़ों से बढ़ती है, पोलैरिटी घटाने बढ़ाने से भी बढ़ती है। क्रोमोफोर अगर मैं ऐड कर दूंगा तब भी लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑक्सोक्रोम की वजह से भी बढ़ जाएगी, है ना। इसके अलावा कॉन्जुगेशन से भी लैम्डा की वैल्यू बढ़ जा रही है ना। तो अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या क्या कह रहे हैं, रेड शिफ्ट। ये मैंने पहले ही बात कर ली, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है तो रेड, अगर घट रही है तो वायलेट होनी चाहिए, लेकिन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों ब्लू का ही कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट कहेंगे अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है। किस किस वजह से होती है, पोलैरिटी चेंज की वजह से हो सकती है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी, कॉन्जुगेशन अगर बढ़ेगा तब बढ़ेगी, अगर हम लोग कोई क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम ऐड करेंगे तब भी बढ़ेगी। क्लियर? दूसरी तरफ अगर लैम्डा की वैल्यू घट रही है, वी कॉल्ड इट हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट बिकॉज लैम्डा वैल्यू इज डिक्रीजिंग, है ना, वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, है ना। तो इसे हम लोग कहेंगे ब्लू शिफ्ट। ये क्यों होगा, ये अगर मैं कॉन्जुगेशन घटा दूँ तब होगा, पोलैरिटी के चेंज करने से होगा। इसके अलावा अगर मैं कोई क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम हटा दूँ तब भी होगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू घट या बढ़ सकती है। इसके अलावा इंटेंसिटी भी बढ़ सकती है या घट सकती है। अगर बढ़ रही है वी कॉल्ड इट हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर मतलब बढ़ना
और अगर घट रही है वी कॉल्ड इट हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। दीज शिफ्ट्स आर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। अगर मैं एडिशन करूंगा ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर का तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर मैं हटा दूंगा कोई भी क्रोमोफोर या ऑक्सोक्रोम तो जो इंटेंसिटी है वो भी घट जाएगी, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो इस तरह से हमारे 4 तरह के शिफ्ट जो हैं दिखाई देते हैं। वन इज़ बैथोक्रोमिक, सेकेंड वन इज हिप्सोक्रोमिक, थर्ड वन इज़ हाइपरक्रोमिक एंड फोर्थ वन इज़ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। क्लियर? तो ये हमारे हुए एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। इस पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। क्या वैल्यूज़ हैं ये? वुडवर्ड फिशर रूल है। वुडवर्ड फिशर रूल बेसिकली यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द लैम्डा मैक्स वैल्यू, यानी कि वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शोन फॉर कॉन्जुगेटेड डाइइन और ट्राइन, या कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए भी यूज़ होता है। तो हम लोग सिर्फ कॉन्जुगेटेड डाइइन और ट्राइन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ है पेरेंटल वैल्यू। पेरेंटल वैल्यू मतलब उसकी बेसिक वैल्यू क्या होगी, है ना। पेरेंटल वैल्यू बोल देते हैं हम लोग, या इसको बोल देते हैं बेसिक वैल्यू, है ना। तो अगर हमारा ब्यूटाडाइन है या साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन है, या तो ब्यूटाडाइन हो या साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन हो, है ना, तो हम इसको कहेंगे तो उसकी वेवलेंथ होगी 217 नैनोमीटर। ठीक है, ब्यूटाडाइन या कॉन्जुगेटेड साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन। क्लियर? अगर ए साइक्लिक ट्राइन, सॉरी ये साइक्लिक नहीं होगा, ये ए साइक्लिक होगा, है ना। ए साइक्लिक, ये साइक्लिक हटा के आप याद कीजिएगा, ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन। ए साइक्लिक मतलब जो साइक्लिक नहीं होगा। ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइइन होगा तो उसकी होगी 217 नैनोमीटर। अगर ए साइक्लिक ट्राइन होगा तो 245 नैनोमीटर। होमो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइइन होगा 253, हेट्रो एन्यूलर तो 215। ए साइक्लिक तो आप समझ गए, ए साइक्लिक मतलब जो साइकिल में ना हो, जो साइक्लिक ना हो, लीनियर हो, है ना। जैसे कि ये ब्यूटाडाइन, है ना, इज अ एग्जाम्पल ऑफ ए साइक्लिक डाइइन। ए साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है ना, तो इट इज़ ए साइक्लिक। ए साइक्लिक ट्राइन मतलब जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो, उसे ट्राइन कहेंगे। होमो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइइन, होमो एन्यूलर मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो और वो एक ही रिंग का पार्ट हो, जैसे कि ये, दैट इज होमो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइइन। हेट्रो एन्यूलर मतलब डबल बॉन्ड है तो, लेकिन वो 2 डिफरेंट रिंग का पार्ट है, जैसे कि ये, दैट इज हेट्रो एन्यूलर डाइइन। डाइइन है लेकिन जो डबल बॉन्ड है दोनों अलग अलग रिंग का पार्ट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेट्रो एन्यूलर डाइइन। दिस इज होमो एन्यूलर डाइइन। क्लियर? दैट इज ए साइक्लिक डाइइन। और ट्राइन पता ही है आपको क्या होती है। तो ये तो हुई इनकी बेसिक वैल्यू। सेकंड चीज़ हुई इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी वजह से उनकी बेसिक वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो क्या क्या है? एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मतलब एल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू, इसको हम लोग अभी बात करेंगे। अगर है तो 5 नैनोमीटर होगी, ऐड हो जाएगा उसमें प्रत्येक एल्काइल ग्रुप के लिए। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5। अगर किसी रिंग से बाहर की तरफ से कोई डबल बॉन्ड, जैसे इस वाली रिंग के लिए ये वाली रिंग से, है ना, ये वाला बॉन्ड क्या है, बाहर से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो ये क्या हुआ, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ। जैसे कि मैं एक और बना के दिखा देता हूँ, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ, ये इस रिंग से बाहर से जुड़ा हुआ है। क्लियर? इसके लिए क्या, 5 नैनोमीटर। ऐसे ही सही डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन 13। अगर कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, जैसे यहाँ पे तो 2 डबल बॉन्ड थे, मैं एक और बना दूँ तो ये क्या हो गए, 3 डबल बॉन्ड हो गए। ये डबल बॉन्ड इस कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, दैट्स वाई इसके लिए क्या, कितने नंबर, 30 नैनोमीटर और ऐड हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा ऑक्सोक्रोम की बात करते हैं। अगर ये ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट होंगे तो उसी हिसाब से वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे OR प्रेजेंट होगा तो 6 नैनोमीटर, ऐसा 30 नैनोमीटर, ClBr 5 नैनोमीटर, Nr2 60 नैनोमीटर। अगर OCO CS3 तो कुछ ऐड नहीं होगा। क्लियर? तो आपको ये वैल्यू
याद रखनी पड़ेगी। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे ये हर एक बुक्स में दी हुई है वैल्यूज़, है ना। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पर 100% क्वेश्चन आएगा। इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और साथ ही साथ एक्सक्यूज मी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और निकाल के देखते हैं उनके लिए क्या वैल्यू होगी। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 ही हम ले लेते हैं, दैट इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज़ ब्यूटाडाइन। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्यूटाडाइन, है ना, डाइन है। तो ब्यूटाडाइन या ए साइक्लिक डाइन के लिए बेसिक वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 217, ठीक है जी। फिर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हम लोगों को देखना होता है रिंग रेजिड्यू। दो चीज़ें हैं, एक तो है रिंग रेजिड्यू, एक है एल्काइल ग्रुप। देखिए एल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यूज आर सेम थिंग। एल्काइल ग्रुप किसके एल्काइल ग्रुप, जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे जो एल्काइल ग्रुप जुड़े उससे। जैसे कि देखो एक एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो कितने एल्काइल ग्रुप हो गए इसमें, दो एल्काइल ग्रुप के लिए कितनी वैल्यू हो गई, 10। अब आ जाते हैं रिंग रेजिड्यू पे। रिंग रेजिड्यू इज नथिंग बट एल्काइल ग्रुप इन द रिंग। जैसे कि इस वाले डबल बॉन्ड से, इस कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है ना, लेकिन ये क्या है, ये रिंग के पार्ट है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रिंग रेजिड्यू, है ना। तो दो हैं तो इसके लिए वैल्यू रख देंगे 10। वैसे तो और भी कार्बन हो सकते हैं लेकिन हम उन्हें ऐड नहीं करेंगे, हम उन्हीं को ऐड करेंगे जो ब्यूटाडाइन का पार्ट है, जो डबल बॉन्ड वाले का पार्ट है, डाइन के कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें 2 रिंग रेजिड्यू होगा। इसके अलावा भी हम लोगों ने बात की थी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। दैट डबल बॉन्ड इज द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बिकॉज इट इज़ अटैच थ्रू अ रिंग फ्रॉम आउटसाइड से अटैच है इस रिंग से, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। तो इसके लिए 5 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे, टोटल करेंगे 242 नैनोमीटर इज द वैल्यू फॉर दिस कंपाउंड। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। अगर हम लोग देखें ये भी डाइन है लेकिन ये साइक्लिक डाइन है, और कौन सा साइक्लिक डाइन है ना, इट इज हेट्रोएन्युलर डाइन, इट इज नॉट होमोएन्युलर डाइन, इट इज हेट्रोएन्युलर बिकॉज बोथ द डबल बॉन्ड आर द पार्ट ऑफ डिफरेंट रिंग्स, है ना, दैट्स वाई इट इज हेट्रोएन्युलर डाइन। तो इसके लिए बेसिक वैल्यू हमने कितनी लिखी, 215। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू मतलब एल्काइल ग्रुप। तो इस रिंग से कितने पार्ट हैं, देखो इस वाले कार्बन से एक ये जुड़ा हुआ है, फिर और तो कहीं नहीं जुड़ा हुआ, फिर इस वाले कार्बन पे आता है, इस वाले कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है रिंग रेजिड्यू, ऐसे ही सेम इस वाले कार्बन से यहाँ रिंग रेजिड्यू जुड़ा हुआ, इस वाले कार्बन से यहाँ रिंग रेजिड्यू। तो कितने रिंग रेजिड्यू हो गए, 4 रिंग रेजिड्यू। जैसे मैंने पहले बताया ये एल्काइल ग्रुप ही हैं जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कहीं भी जुड़े होंगे, है ना। और अगर रिंग में है तो उसको रिंग रेजिड्यू बोल रहे हैं, और अगर नॉर्मल है तो हम लोग उसको एल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है। तो 4 हैं तो 1 पे 5, तो 4 पे 20 जुड़ गए, तो आंसर आ गया 235। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक कंपाउंड है, अगर मैं देखूं यहाँ पर जो आपके डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग का पार्ट है, दैट्स वाई इट इज़ होमोएन्युलर डाइन। होमोएन्युलर डाइन के लिए वैल्यू होती है 253 बेसिक वैल्यू। अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्काइल ग्रुप की या फिर रिंग रेजिड्यू की। इस वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से एक तो भैया यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो टोटल कितने रिंग रेजिड्यू हो गए, 3। 3 के लिए कितनी वैल्यू, 15, है ना। और ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये क्या है, इस रिंग से बाहर की तरफ से जुड़ा हुआ है, दैट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इसके लिए वैल्यू रख देंगे 5। आंसर आ गया 273। क्लियर। अब हम आ जाते हैं दूसरे कंपाउंड पर। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो इस कंपाउंड में देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग रिंग का पार्ट है, दैट्स वाई इट इज हेट्रोएन्युलर डाइन। तो इसके लिए बेसिक वैल्यू क्या होती है, 215। फिर रिंग रेजिड्यू की बात करते हैं, एक एक कार्बन लेते हैं। पहले इस वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से
यहाँ जुड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन से कोई नहीं जुड़ा हुआ भाई, यहाँ तो ये इसी का पार्ट है ना, यहाँ कोई ग्रुप नहीं, तो यहाँ पर नहीं है। इस वाले कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो कितने हो गए? 3 हो गए, 3 रिंग रेजिड्यू हो गए, तो 15 रिंग। फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, दैट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो 5 इसकी वैल्यू हो गई, तो टोटल कितना हो गया? 235। क्लियर? ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एक कंपाउंड है ना, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? दीज आर होमोएन्युलर डाइन, होमोएन्युलर एक ही रिंग का पार्ट है दोनों डाई, तो इसके लिए बेसिक वैल्यू हमने लिख दी 253। अब हम लोग बात करते हैं रिंग रेजिड्यू की। इस वाले कार्बन से, ये वाले कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं, एक तो ये, एक ये, ऐसे इस वाले है ना, इस वाले कार्बन से कोई नहीं है, इस वाले कार्बन से कोई नहीं, इस वाले कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है ना, तो कितने हो गए? यहाँ हो गए। अब यहाँ आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन इस वाले कार्बन से भी तो जुड़ा हुआ है, ये भी तो रिंग का पार्ट है, ये भी तो कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, तो टोटल कितने हो गए? 4 रिंग रेजिड्यू हो गए। आंसर आ गया 20। इसके अलावा 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। देखो, एक तो ये है, ये वाला इस वाली रिंग के लिए, और ये वाला इस वाली रिंग के लिए, ये भी इस रिंग से जुड़ा हुआ है ना, तो 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हो गए 10। अब एक और, यहाँ 2 डबल बॉन्ड की जगह 3 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, हेयर 1 डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट विच इज एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, दिस डबल बॉन्ड इज एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, दैट्स वाई 30 नैनोमीटर इज एडेड इनटू इट, और टोटल वैल्यू आ गई 313 नैनोमीटर। क्लियर? ये हुआ हमारा वुडवर्ड फिशर रूल, है ना। इस पर और भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप लोग क्या करिएगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और क्या करिएगा, इनको मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस का जवाब देने की, ठीक है। इस से रिलेटेड या और भी कोई भी क्वेश्चन हो इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। लास्ट में हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस की, है ना। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। पहली बात, इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। हम लोगों ने पढ़ाई भाई, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ पे क्या दिखाते हैं? एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमको एब्जॉर्प्शन मिल रहा है तो हम लोग किसी भी फंक्शनल ग्रुप की एग्जिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो दैट्स वाई यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दूसरी चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम लोग अगर लैम्डा की वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा। क्लियर? तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। हम लोग भाई कॉन्जुगेशन भी पता लगा लिया, फंक्शनल ग्रुप भी पता लगा दिया, उन वैल्यूज़ को हम लोग कंपाइल करके हम लोग कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कुछ हद तक, बहुत हद तक तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी पता लगा सकते हैं, और हम लोग डिफरेंस भी कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। इसको हम लोग मान के चलें, बेसिकली 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वन इज़ इंटरमॉलिक्यूलर, अदर वन इज़ इंट्रामॉलिक्यूलर। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल दैट दिस इज द this type of hydrogen bonding is intermolecular and it is intramolecular within the molecule. That type of hydrogen bonding is called intramolecular, है ना। तो ये हुआ इंट्रामोलिकुलर।
तो इनकी वजह से क्या होता है, बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या हो जाती है, उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये HF के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, दैट्स वाई उसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाता है ना। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट कभी भी कम नहीं होता, चाहे हम कंसंट्रेशन कितनी ही घटा दें, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर में डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं, हम लोग जब सैंपल लेते हैं तो कंसंट्रेशन कम करते चलते हैं। अगर कंसंट्रेशन कम करने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट कम होता जा रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर इफेक्ट कम नहीं हो रहा है, उतना ही है, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर? दैट इज डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल में भी करते हैं BSc थर्ड ईयर में, है ना। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन के सैंपल बनाते हैं। जैसे हमें कोई सैंपल मिला जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा ही था लैम्बर्ट्स बियर लॉ में, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C, यानी कि एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ खींचूँ तो दैट ग्राफ विल ऑलवेज शो द स्ट्रेट लाइन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना लेते हैं, अलग अलग कंसंट्रेशन के, फॉर एग्जांपल इस कंसंट्रेशन के, और एब्जॉर्बेंस निकाल लेते हैं उनकी बाय द यूज़ ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये एक ग्राफ मिलता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना अननोन सॉल्यूशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल अननोन सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस आई इतनी, यहाँ पर आई, हम क्या करते हैं, इसे इस ग्राफ से मैच करेंगे, यहाँ नीचे मिलाएंगे, जहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ माई अननोन सॉल्यूशन। दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। इस प्रैक्टिकल को आप लोग BSc थर्ड ईयर में भी करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस तो और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी मैंने उनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतना ही है मेरी तरफ से। आपको अगर कोई टॉपिक लगते हो कि कुछ चीज़ें कवर नहीं हुई या कुछ चीज़ें दोबारा से कवर करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो है जो लेक्चर मैं डालूँ उन लेक्चर्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, ताकि आप लोग उनको समझ सकें। इसके अलावा मेरा एक और अनुरोध है आप लोगों से कि जो चीज़ें, जो टॉपिक आप लोग प्रायोरिटी बेसिस पर पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक से, सब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए या मेरे को मैसेज करिए, जिससे कि मैं उन पर जो है लेक्चर बनाकर आपको YouTube पे उपलब्ध करा सकूं, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, धन्यवाद।